नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया के डिजिटल चैनल को आप देख रहे हैं, आप हैं और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत दिनों के बिछड़े हुए हैं, मित्र हैं, पत्रकार रहे हैं, लिखने में बेजोड़ हैं। इन्होंने जो लिखा वो अपने आप में लोगों के लिए काफ़ी उत्सुकता का विषय बना और इस समय ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, श्री राम मोहन पाठक जी। आप में से जो हिंदी पत्रकारिता को जानते हैं, उन्हें राम मोहन पाठक जी का नाम जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो आज देख पाएंगे, क्योंकि ये पत्रकारों की दुनिया के जो चित्र वाले चेहरे हैं, उनमें ये कम आते हैं, क्योंकि ये इस समय लिखने पढ़ने में और हिंदी के प्रचार प्रसार में ज्यादा लगे हुए हैं। हमारे साथ स्नेह रंजन जी हैं, बनारस से निकलने वाले सहारा के संपादक हैं और इन दोनों लोगों से हम उसी विषय पे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का घर है बनारस, मोदी जी का घर है बनारस। वो घर कितना साफ सुथरा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या बुनियाद में कोई कमी है या बुनियाद बिल्कुल ठीक है, इमारत भी ठीक बनी है, रहने वाले गड़बड़ हैं। घर घर कब ठीक माना जाता है? जब घर में रहने वालों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इसकी गारंटी हो। अब ये बनारस में कितनी है, मैं सिर्फ बात को शुरू कर रहा हूं। इसके बाद मैं सीधे श्री राम मोहन पाठक जी के पास आऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप शिक्षाविद के नाते कम, क्योंकि बनारस तो शैक्षणिक ज्ञान का केंद्र ही रहा है, हमेशा अभी भी है। पर आप जरा पत्रकार की नजर से मुझे बताइए और बेबाक बताइए कि बनारस में जो हो रहा है प्रधानमंत्री के घर के नाते, वो उसमें कितना कितना लोगों को आकर्षण पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या क्या होना बाकी है। यहाँ के लोग खामोश हैं जो अपनी तकलीफें नहीं बता पाते या अपनी इच्छाएं नहीं बता पाते। क्या माने हम? क्योंकि जो बातचीत हमारे यहाँ टेलीविजन के ऊपर आकर के या जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं लोग बात करते हैं उसमें, और जब हम साधारण लोगों से उसका फीडबैक लेते हैं तो बहुत उनमें तारतम्य नहीं दिखाई देता। पाठक जी। नमस्कार संतोष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिखाने का इंतजाम कर दिया। हम लोग तो लिखने पढ़ने में, पृष्ठभूमि में, बैक स्टेज में रह करके बहुत सा काम करते रहे और काशी में आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्वाचित सांसद उस समय थे, प्रधानमंत्री तो बाद में बने, लेकिन जब हम मतदान कर रहे थे, काशी मतदान कर रही थी, काशी का बच्चा बच्चा जब मतदान कर रहा था, मोदी मोदी का नारा लग रहा था, उस समय एक चेतना सी थी मन में कि हम सांसद नहीं चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन अनुभव बड़ा कठोर और बड़ा कठिन और बहुत ही अच्छा नहीं था पहले का। 3 सांसद कम से कम ऐसे आए बनारस में जिन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा, ब्रीफ केस लेकर आए और हवाई अड्डे पर ही दिखाई पड़ते रहे और बनारस उनके एजेंडा पर कभी नहीं आ पाया। लेकिन एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बनारस के लोगों ने जिस तहे दिल से, जिस मनोयोग से, घर में कौन प्रवेश कर सकता है, घर बनाने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए। घर भावनाओं का, मनोचेतना का और लगाव का स्थान है। एक बार अज्ञे जी ने काशी में घर पर गोष्ठी की थी और तब पहली बार मुझे उसी भाषण का मानदेय पहली बार उन्होंने ही दिया था। तो उसमें जी एक बात उभर करके सामने, वत्सल निधि उनके पिताजी के नाम से जो निधि बनाई थी उसमें, और गुरुजी विद्यानिवास जी भी थे, सब लोग। तो घर की बात जो सामने आई कि घर जब कहीं न जाने को क्या नाम आपने याद दिला दिया वाजपेयी जी का। जी हाँ। तब उन्होंने एक गोष्ठी में बोलने वाले एक व्यक्ति को, जिसका नाम मैं खुद अपने नाम कितना लूं, कि जब कहीं न जाने को जी चाहे तब जहां जाने को जी चाहे, वह है घर। और घर वह है
जहां जाने पर सारी दुनिया से आदमी अलग हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, लेकिन वह अलग थलग होना अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से, मनोभावों से, मानसिकता से और परिवार की चेतना से। तो ये परिवार की जो चेतना है वह 14 मई 1914 को जब माननीय मोदी जी ने, मैं किसी दल का नहीं हूं, एक बात स्पष्ट कर दूं, माननीय अगर कहता हूं तो एक भाषा के कारण, एक सम्मान के कारण ही करता हूं। वैसे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री को माननीय कहना भी चाहिए, ही डिजर्व। वही, हाँ ठीक ही है। तो जब 14 मई को चुनाव जीतने के बाद आए, राजनाथ सिंह जी उनके साथ थे, अपने जो गृह मंत्री जी हैं वो उनके साथ थे, मैं उनके साथ वहां था। गंगा किनारे बनी बुर्जी पर, छोटी सी बुर्जी पर वहां खड़े हुए एक व्यक्ति दहाड़ता है, सारी दुनिया को चेताता है। चेताना मतलब उनको बताता है कि मुझे आने का मौका क्यों मिला, कैसे मिला, मैं यहाँ आया नहीं हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो गंगा माँ बुलाती है। गंगा का आकर्षण बहुत ही अद्वितीय है, घर घर में बसा रहता है। तो जिस घर में गंगा बह रही हो, उस बहाव के साथ एक तरफ सनातन है, एक तरफ प्रवहमान गंगा है। परंपरा कोई स्थिर चीज या जड़ चीज नहीं है। परंपरा तो द्विपगा, परंपरा तो बहुपगा, कई तरह से चलती है, वो सीधे नहीं चलती, दाहिने बाएं जाती है। और शायद इसीलिए गंगा से जो परंपरा का हमें बोध होता है, गंगा ने काशी में उत्तर वाहिनी होकर के अपनी धारा बदली थी शिव के चरणों को धोने के लिए। तो यहाँ आकर के मोदी जी ने, मोदी का जादू केवल वोट में नहीं चला, केवल वोटों की जीत उनकी जीत नहीं है काशी की। मैं समझता हूं कि काशी से जो उनका लगाव हुआ, लोगों ने जो लगाव महसूस किया, और उसके पीछे एक आत्मगौरव भी था कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इसकी गर्वानुभूति थी जिसके साथ सभी ने वोट दिया। और उसको साकार करते हुए आज हम समझते हैं 6 साल से ज्यादा समय होगा, 6 साल 3 महीने और उससे ज्यादा समय हो गया। और इसमें ये जो घर की भावना थी, घर का जो तादाद में था, घर से जो जुड़ाव था, व्यक्तिगत रूप से, भौतिक रूप से मोदी जी के यहाँ न रहते हुए एक शून्य में भी एक जो भाव पसरा और सबके ऊपर सबको तारी कर गया, सबको, पूरे बनारस को एकदम से अपने गिरफ्त में ले लिया, वह सफलता है। और इसलिए ये कहना बहुत सही है। मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपने ये जो शीर्षक रखा ये बड़ा अच्छा है। ये प्रधानमंत्री का घर है, मोदी का घर है, और उस मोदी का घर है जिसका घर कभी गुजरात हुआ करता था। आज घर की विवशता है, घर का मुखिया, घर का सदस्य गलत करे सही करे वह अपने घर का है। यह भाव हमारे मोदी जी के प्रति है। उनमें एक विकास पुरुष की छवि बनारस देखता है, बनारस उनमें एक गतिशील व्यक्तित्व की छवि देखता है, बनारस उनमें ये देखता है कि काशी का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है, उसका माध्यम मोदी जी बने हैं। तो घर से जो लगाव और तादाद में था, उसको अदृश्य रूप में भी स्थापित करने का, भौतिक रूप से यहाँ उपलब्धता उनकी थोड़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे बनारस ने समझा। मैंने कभी लिखा था, जब बहुत जल्दबाजी होने लगी कि मोदी क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, तो एक बड़ी पुरानी पंक्ति है कि वो कहा गया है ना कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए प्यार का खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो अब वो वक्त 6 साल के बाद ये आ गया है। और जब हम आकलन करने के लिए पीछे की ओर देखते हैं तो कभी बनारस का कॉरिडोर दिखाई पड़ता है, गंगा की जो सफाई का काम चल रहा था, यद्यपि उसमें अभी त्रुटियां हैं, अभी कमियां हैं, वो मैं बताऊंगा। वो उसके पीछे मोदी का संकल्प नहीं दोषी है, उसके पीछे हम काशी वासियों का संकल्प दोषी है। जब राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था गंगा एक्शन प्लान का 1986 में, उसका मैं साक्षी हूं, उसकी मैंने कवरेज की थी। तो एक वाक्य उन्होंने कहा था और उसी बात को आज सरकार माननीय मोदी जी के संकल्प के अनुसार दोहराती रही है कि गंगा का मामला, गंगा की सफाई, गंगा की पवित्रता, गंगा तो पवित्र है, उसकी पवित्रता में कोई शक और संदेह हो नहीं सकता। जब रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में हार आती हुई 3 नदियां भागीरथी, अलकनंदा और 3 धाराएं मिलती हैं, तो वहां से
गंगा का ये जो संकल्प बनता है, उस संकल्प के पीछे जो संकल्प है कि गंगा की सफाई के मुद्दे को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये जन आंदोलन अभी तक नहीं बन सका है। इसके लिए मोदी के नेतृत्व की, मोदी के एक प्रेरक मोटिवेशन की ये जरूरत है। बार बार अभी बहुत सारी इस समय हम कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश भी जूझ रहा है जी। इसमें रंजन जी, तो इस तरह से राममोहन जी ने मोदी राममोहन जी ने बहुत विशद भूमिका रख दी इस विषय की। जी 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 जी। आप पिछली बार भी थे और मैं पिछली बार भी मैं ये कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो कहते हैं। राममोहन पाठक जी मेरे, जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर राममोहन पाठक जी हमारे गुरु रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में मुझे उंगली पकड़ के स्कूल जाना सिखाया है। जब वो अवकाश के संपादक थे तो मैं अवकाश का रिपोर्टर था। आज में भी उन्होंने काफी कुछ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और दिशा दिखाई, रास्ता दिया। पिछली बार भी मैं था और मैंने हमेशा यही बताने की कोशिश किया कि देखिए, जो लोग काशी के धरोहरों की बात करते हैं और कहते हैं कि काशी में धरोहरों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, काशी का स्वरूप नष्ट हो रहा है, तो यह एक अमूर्त चिंतन जैसा है। इसका कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रोफेसर पाठक जी को कि जब मोदी जीत करके पहली बार बनारस आए और उन्होंने होटल ताज में काशी के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया, उसमें मैं भी बैठा था और पाठक जी भी थे। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं काशी की आत्मा को छेड़े बिना, इसका जो अपना हेरिटेज स्वरूप है, इसको छेड़े बिना, इस काशी के सौंदर्यीकरण में, इस काशी के विकास में, इस काशी को के एक तरीके से इसको और भी गतिमान बनाने में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। लेकिन अगर किसी के मन में यह संदेह है कि मैं काशी में कोई परिवर्तन करने आया हूं, तो वो परिवर्तन करने में नहीं आया। और ऐसा हुआ भी, जितने भी प्लान लेआउट बने बाद में और जितनी भी चीजें हुई, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि बनारस की जो ऐतिहासिकता है, बनारस का जो गौरव है, बनारस का जो हेरिटेज है, उसमें किसी तरह की का छेड़छाड़ न हो। कॉरिडोर की बात कही पाठक जी ने। कॉरिडोर में चूंकि एक नई चीज थी कॉरिडोर, और कॉरिडोर बनाना इसलिए भी जरूरी था कि कॉरिडोर बनाने से के कई फायदे हैं। मसलन कि वहीं पर कॉरिडोर के आसपास ही कई कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं। पिछले कार्यक्रम के बाद से मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से इस पर बड़ा बात किया, संतोष जी। तो उन्होंने ये बताया कि कॉरिडोर बनाने का मतलब ये नहीं है कि वहां से लोगों को उजाड़ा जाएगा। कॉरिडोर बनाने का मकसद केवल यह है कि सामने ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को जोड़ दिया जाए। स्नेह जी, मैं इसमें एक बात और अलग से बता दूं आपको जी। मेरा निवास भी विश्वनाथ मंदिर, मैं विश्वनाथ सनातन धर्म विद्यालय विश्वनाथ मंदिर द्वारा संचालित विद्यालय से पढ़ा था। मंदिर के ठीक मुख्य द्वार के सामने वो विद्यालय था और वहाँ एक अभी भी रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूट पाया, भगवान की कृपा है। मेरा स्थायी पैतृक आवास उसी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास है। आप जानते हैं ये प्रेरणा का प्रश्न है, इतना मोटिवेशन हुआ है, इसमें केवल आर्थिक पक्ष नहीं है, इसमें प्रेरणा का पक्ष है कि मेरे जैसे लोग, मेरे पिताजी का भी नाम श्री विश्वनाथ पाठक था और मैं समझता हूँ कि यह उनकी जो कृति थी, उनका बनाया हुआ जो मकान था, हमारे पिताजी का, उन्होंने उसको विकसित किया था, दादाजी ने थोड़ा छोटा बनाया था। तो विश्वनाथ जी की वस्तु, विश्वनाथ जी को त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित, इसकी भावना उस पूरे क्षेत्र में फैली है। मैं समझता हूँ विश्वनाथ कॉरिडोर की एक बहुत बड़ी सफलता है। लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं, मैं भी प्रतीक्षा में बैठा हूँ कि कोई मुझसे कहे, यद्यप की नोटिफिकेशन में वो एरिया आ गया है, मैं समझता हूँ कोई भी मुझसे कहे वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसका कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल यह है कि हम देने को तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ के विकास का जो काम हो रहा है, यह मोदी की सफलता नहीं है, मोदी के करिश्मेटिक व्यक्तित्व की सफलता है कि उन्होंने जहां बीज डाला वहां एक वृक्ष पनपा, चाहे वह बट वृक्ष था या
ये पुष्पराज का वृक्ष था या मैं दूसरी धारा की बात कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं। सुनिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को, इस मोटिवेशन को या इस सदिच्छा को की अनदेखी करते हैं। आपको याद होगा, मैं उस कार्यक्रम की कवरेज में गया था कि जब मोदी 18 दिसंबर 2013 में जब पहली बार बनारस आए थे, यानी कि वो गुजरात से बनारस पहली बार आए थे, और तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान समिति के संयोजक अध्यक्ष चुन लिए गए थे। राजनाथ सिंह जी उसमें वो थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, लेके आए थे, और खेजूरी है बनारस में रोहनिया के पास, वहां पर सभा हुई थी। और मोदी ने उस सभा में कहा था कि उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, कि बनारस के लोगों, हम आपके साथ सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे, विपत्ति में रहेंगे, आपके किसी संकट में रहेंगे, किसी मुसीबत में रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। और मैं बताऊं आपको कि पाठक जी तो मेरे लिए पितामह जैसे हैं। मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, कवर किया है, और कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी चीजों पर इतना वाबस्ता नहीं होता जितना मोदी जी बनारस की छोटी से छोटी चीजों पर वाबस्ता रहते हैं। निश्चित। और मैं बलिया का एक उदाहरण देता हूं कि चंद्रशेखर जी जब बलिया के प्रधानमंत्री थे तो आज अखबार ने मुझे बलिया भेज दिया था वहां अपने कार्यालय में, और चंद्रशेखर जी कहते थे कि बलिया के लोगों, मुझे आप बलिया में रोको मत, बलिया में मुझे मत रोको, मुझे पूरे देश में जाने दो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मुझे बनारस आने दो। और उसी खेजूरी की सभा में मोदी जी ने कहा था कि सोमनाथ से विश्वनाथ का जो रिश्ता है, गुजरात के सोमनाथ से काशी के विश्वनाथ का जो रिश्ता है, मैं उस रिश्ते का सेवकिया बनकर के यहाँ रहना चाहता हूँ। और मोदी जी ने बनारस में जो इसमें जी मैं जब आप बात शुरू कर रहे थे तो मैं एक सवाल पूछने जा रहा था, लेकिन आपने अत्यधिक आदर भाव से राम मोहन जी का नाम ले लिया तो मैं चुप हो गया। मैं आपको ये आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो बातचीत हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इस बातचीत को हमारे अलावा बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जी। और जब वो लोग सुनते हैं और आप लोग जो बात कहते हैं, या कहीं पर भी मान लीजिए टेलीविजन पे ही कोई बात हो रही है, वो टेलीविजन पे बातचीत हो रही है, वो न्यूज है या मौकरी है, न्यूज है या कोई कॉमेडी सीरियल है, एंटरटेनमेंट सीरियल है, इसको आजकल दर्शक एक सेकंड में पकड़ लेता है। और आप अभी हैं और राम मोहन जी रहे हैं इतने बड़े पत्रकार, आप जानते हैं कि जो भी हम लिखते हैं पाठक समझ लेता है कि इसका उन्वान कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है। अंग्रेजी अखबारों के एडिट पेज पे आप अगर कोई डिफेंस के ऊपर आर्टिकल छपा है, राम मोहन जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप इतने सीनियर हैं, कि जब उस आर्टिकल को पढ़ते ही हमको पता चल जाता है कि इंटरनेशनल किस हथियार लॉबी के पक्ष में ये एडिट पेज का आर्टिकल लिखा गया है। बड़े बड़े अखबार। पाठक कितना सजग, जागरूक और इन्फॉर्म्ड हो गया है। जी। तो इसलिए जी मैं आपसे ये सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि पिछली बार भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो मेरे पास बनारस से नागरिकों के फोन आए। आप जानते हैं बनारस से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है, तो वो फटफट फोन कर देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज दे रहे हैं आप लोगों से ये पूछा जाए, लेकिन उस तरह का ये कार्यक्रम है नहीं इंटरेक्टिव। ये कार्यक्रम है आप लोगों के, जो बनारस के प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञाता लोग हैं, जो बनारस को दिशा दे सकते हैं, उनके दिमाग को जानने के लिए ये कार्यक्रम है। पिछली बार लोगों ने बड़ी आलोचनाएं की थी जो आप लोगों ने तस्वीर रखी। मैं ये शुरुआत में आपसे इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं आखिर में एक लाइन कह दूं, हम ये जो संप्रेषण की आर्ट है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम जो कहना चाहते हैं वो पब्लिक के पास सीधे उसी भाषा में पहुंच जाए, बिना कुछ उस पर मुलम्मा चढ़े हुए। जो स्नेह जी या राम मोहन जी कहना चाह रहे हैं वो सीधा पब्लिक के पास पहुंच जाए। अगर पब्लिक को लगे कि नहीं इस बात में दम नहीं है, ये कह रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं क्योंकि वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, तो फिर वो संप्रेषण कला का अनादर हुआ। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसलिए क्या जो आप लोग कह रहे हैं, अगर यही सरकार की मंशा है जो आप दोनों ने कहा
अगर यही सरकार की मंशा है तो क्या सरकारी अधिकारी इस भावना को बनारस के लोगों तक पहुंचाने में विफल हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं? उनमें उनमें कोई ब्यूरोक्रेटिक टैबूज हैं, क्या है? क्योंकि ये बात जो आप लोग कह रहे हैं ये बनारस के लोगों को, बड़ी संख्या के दिमाग में वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पार्टी के लोग तो समझ जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता अपने हिसाब से विरोध और समर्थन करता है। बस इतना मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। मैं ये चाहता हूँ जो डिस्कशन हो इसकी बाद में इसकी आलोचना मेरे पास ना आए। इसकी ऑब्जेक्टिविटी वैषयिकता सिद्ध होनी चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं बस आपसे मैं अपनी पूरी बात कह रहा था, और उसी में उसके बाद से मोदी जी का फेज 1 आया और ये फेज 2 चल रहा है मोदी जी का। मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि आपने कहा ना कि शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़क अच्छी हो और रोजगार हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं एक पत्रकार के नजरिए से देखता हूँ तो मुझे इन सब में कहीं न कहीं से एक नई शुरुआत जरूर दिखाई देती है। इसके पहले मोदी जी के पहले के कार्यकाल को भी जब हम आकलन करते हैं तो उसके आकलन की तुलना में मुझे मोदी जी में एक नई शुरुआत और एक नई पहल दिखाई देती है। बनारस में एक बड़ा मुद्दा पिछली बार भी डिस्कस हुआ था, बुनकरों का मुद्दा है कि बुनकर यहाँ के बड़े परेशान रहते हैं। बुनकर एक कबीर को अगर लेंगे तो कबीर एक दर्शन के प्रणेता ही हैं बुनकरी के जरिए। तो बनारस में बुनकरों का जो मुद्दा था, बुनकरों का यह मुद्दा ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको नहीं समझा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडा से बाहर की चीजें हैं और यहाँ का बुनकर परेशान है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए फर्स्ट जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो बनारस में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए हुए थे और यहाँ पर एक दिन रुके हुए थे। रात में उन्होंने 5-6 जर्नलिस्टों से बात किया था, जिसमें मैं भी था, राजेश मिश्रा जी उसमें सांसद थे। तो हमने पूछा कि बनारस में भाई बुनकरों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर आप लोग, उन्होंने ये कहा, बात ये चल रही थी कि बुनकरों की बिजली माफ कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि राजेश जी जो आजकल घायल हैं एक दुर्घटना में, भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी बना करके भेज देंगे तो मैं अपने मंत्रालय को दे दूंगा और मंत्रालय उस पर काम करके इन चीजों को करेगा। लेकिन आज तक वो मुद्दा लटका हुआ है। इतना जरूर है कि मोदी जी ने हैंडलूम को अपने कार्यकाल में समाप्त किया है। समाप्त क्या किया है, एक तरीके से वो समापन की तरफ ले गए हैं। उनका मानना यह है, या उनकी सरकार का मानना यह है कि हैंडलूम की जगह अगर पावरलूम हो, पावरलूम का मतलब ये हुआ कि जो करघे हाथ से चलते थे वो अगर बिजली से चलने लगे थे, पता चला कि 15 दिन में 25 दिन में वो बनारसी साड़ी हम 2 दिन 2.5 दिन में बनाने लगेंगे। प्लस उन्होंने कहा कि पावरलूम के लिए जो मशीनें आएंगी उसमें हम 50% की सब्सिडी देंगे। अब ये बात, दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो बुनकरी के क्षेत्र में ये होता है कि हाथ से बनी हुई साड़ियों का अपना एक अलग महत्व है। तो संतोष जी, मैं बताऊं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अब भदोही के वो कालीन जो हाथ से बने हुए कालीन होते थे, अब उनका स्थान मशीनों से बनाई जाने वाली कालीन ने ले लिया है। इसी तरीके से बनारस में भी हाथ से बनाई जाने वाली बनारसी साड़ियों का स्थान अब ये साड़ियां ले रही हैं जो पावरलूम से बनती है। क्योंकि उसमें जो है ना, बुनकर जो 20 रुपया पाता था, या वहां कारपेट का जो वीवर था जो दिन भर में 50 रुपया कमाता था, अब वो कमाने लगा है कम से कम उतना जितना मनरेगा के एक मजदूर कमाते हैं। मोदी का घर कैसा हो, विषय ये है। तो मोदी के घर में मेरा भी एक कमरा है। मैं अगर बनारस का नागरिक हूं, मोदी के घर में मेरा भी एक कमरा है। मेरा भी फर्ज ये बनता है कि मैं अपने घर के कमरे को बहुत साफ सुथरा रखूं, यहाँ के लोगों को हर दृष्टि से उनको जागरूक और चैतन्य रखूं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूं। हम ये मान के क्यों चलें कि सारी चीजें सरकार हमारे दरवाजे पर ले करके आए, कुछ हम भी तो 2 कदम आगे चल के देखें। सरकारी मशीनरी की जहां तक बात है, सरकारी मशीनरी में आप निश्चित जानिए कि सरकारी मशीनरी को बदलते समय लगेगा। 70 साल की 74 साल की आजादी के होने को आया, लेकिन अभी तक लाल फीताशाही और सरकारी मशीनरी में कोई, मैं कहूं कि बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है, तो ऐसा नहीं है।
योजनाएं बहुत सारी हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 बनारस पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा घात है। बनारस में स्वास्थ्य यहाँ से जुड़ता है प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते। तो यहाँ पर बताया ये जाता है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए पैसा इतना आता है और उनकी सेवा के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, बहुत कम खर्च किए जाते हैं। लोगों की मृत्यु बहुत अधिक संख्या में हो रही है। तो सरकारी मशीन, आपने पूछा कि सरकारी मशीनरी के जो अधिकारी हैं मोदी की इच्छा को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मैं ये दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी की जो इच्छा है, मोदी जी का जो घर है, मोदी जी की इच्छा से उनका घर जो है वो अच्छा बनने की दिशा में अग्रसर है। उसमें जरूरी इस बात थोड़ी जरूरत इस बात की है कि सरकारी मशीनरी, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, जहाँ पर कानून व्यवस्था का सवाल हो, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ पर इन लोगों को अपने नेता के, अपने प्रधानमंत्री के, अपने कर्तव्य की को समझते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने की जरूरत है। राम मोहन जी, ऐसे समय आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बनारस के लोगों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। आपकी बातचीत में ये बात आई थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बनारस की सिविल सोसाइटी इस सारी चीज में क्या करे, क्योंकि सिविल सोसाइटी की बात कहीं सुनी नहीं जाती। मैं आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, कल स्नेह रंजन जी आप अपने संवाददाता को भेज दीजिएगा, वहां दुर्गा कुंड है। दुर्गा कुंड के सामने एक अंध महाविद्यालय है जो एक ट्रस्ट चलाता है, जो बनारस के एक बड़े व्यवसायी परिवार के आधिपत्य में चलता है। अंध महाविद्यालय है जिसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार ट्रस्ट। जी हाँ, शायद कुछ है, मुझे पता नहीं, मुझे जो खबर मिली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो वो चला रहे हैं। अब वो उसको बंद करना चाहते हैं क्योंकि वहां वो एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ऐसे समय बनारस के पत्रकारों का या बनारस की सिविल सोसाइटी का कोई ये फर्ज है या नहीं है कि जो सबसे निरीह लोग हैं, जो दिव्यांग कहलाते हैं, या मैं जिन्हें हाथ जिनके नहीं होते हैं, वो भी जीवन पैर नहीं होते हैं, किसी तरीके से चला लेते हैं, लेकिन जिनकी आंख नहीं होती है उनकी जिंदगी बहुत ही दयनीय होती है। लेकिन न बनारस के पत्रकारों ने, न बनारस के सिविल सोसाइटी ने इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होती हैं, इनके ऊपर अगर सिविल सोसाइटी चुप रहेगी तो आप क्या मानते हैं कि बनारस को एक नए जिसको कहते हैं संवेदनशील घर में बदलने में, जिसे हम प्रधानमंत्री का या मोदी जी का घर कहते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी कि उसमें सारे वो लोग होंगे जो संवेदनशील होंगे ही नहीं? संतोष जी, बहुत एक संवेदना की बात आपने की है। इसी संवेदना की बात कबीर कह गए थे कि जिस घर में संवेदनाएं न हो, जिस घर में आत्मीयता न हो, जुडिशियस जो न हो, न्यायप्रियता न हो, सभी के साथ समान व्यवहार न हो, और जो दलित वंचित हैं उनकी पीड़ा को न समझा जाए, तो ऐसे लोगों को अपना घर जला देना चाहिए। और उनको घर जला करके जो संवेदनशील हैं, ऐसे दकियानूसी घर को, ऐसी परंपरा वाले घर को, जो जड़ परंपरा का पोषक घर है, जो किसी के इंटरेस्ट के लिए एक सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति जो अपंग है, निस्सहाय है, ऐसे लोगों के लिए अगर आप में संवेदना नहीं है तो ऐसे घर का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही घर को कबीर ने अपने जलाया था और जला करके निकले थे। जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरा घर हमें बनाना है, इसलिए चलना है। वो घर माने परंपरा का वो घर जो संवेदनहीनता का घर है, संवेदनहीनता, जड़ता और शून्यता का घर है, जहां कोई संवेदना नहीं है, इसको बदलना चाहिए। काशी पारंपरिक नगर रहा है, परंपराएं हैं, यहाँ पर परंपराएं चलती रहती हैं। समाज सेवा, ये बहुत बड़ा समाज सेवा का भी तीर्थ है। काशी केवल धार्मिक तीर्थ नहीं है, यह मैं बार बार कहता हूँ, ये तो बहुत बड़ा साहित्य तीर्थ है, समाज सेवा का तीर्थ है, तीर्थंकरों का तीर्थ है, कबीर का तीर्थ है, बुद्ध का तीर्थ है। जिस बुद्ध के लिए प्रधानमंत्री जी ने जाकर के दुनिया में निनाद किया, हमें बुद्ध नहीं, हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। उस बुद्ध की नगरी में, उस शिव की नगरी में, और इस तरह का जब होता है और ये संवेदन शून्यता दिखाई पड़ती है, तो आप दिल्ली में बैठकर अगर चकित हो रहे हैं
तो मैं आपकी संवेदना को नमस्कार करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। और ऐसी बातें जब हमें उद्वेलित नहीं करती तो हमारे घर में क्या है, घर में एक बच्चे को कष्ट हो जाए, छोटी सी चोट लग जाए तो घर में उद्वेलन स्वाभाविक है। यह आपके कहने का मतलब बहुत सही तरह से है कि सभी की संवेदनाएं होनी चाहिए समवेत रूप से। ये जो सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै की भावना है, यही परिवार है, यही घर है। तो सहना हम साथ में खाएं, साथ में पिएं और सुख दुख में हम एक दूसरे के साझीदार बने। ये एक कमी बनारस में उभरी है। बनारस में जो एक निस्संगता का भाव था कि हम किसी से लगाव ज्यादा नहीं रखते, हम किसी लाभ लोभ में नहीं रहते, हम तो निष्प्रिय भाव से रहते हैं। ऐसी एक लंबी चिंता, अवगढ़ है। और ऐसी जी बिल्कुल अवगढ़ और बिल्कुल अनागारिक हैं। अनागारिक धर्मपाल यहाँ आए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो ऐसे लोग जब आएंगे तब कुछ इसने रंजन जी इसमें मेरी आवाज आ रही है? सीधे मैं सीधे नहीं, मेरा सवाल सुनिए। इस सवाल का जवाब मत दीजिए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए। क्या काशी के पत्रकारों की संवेदनशीलता में अड़ियों की जो प्रासंगिकता है उसको समझना पड़ेगा। और काशी में जो एक वैचारिकी थी राष्ट्रीय भावना की चेतना के लिए, दलितों की चेतना के लिए, गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने कहा दलितों का काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। वहाँ गेट पर ही लिखा है, चूंकि मैं उसी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मुझे रट गया है, दोज नॉट बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन और नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धा, ये सब लिख करके। लेकिन उन्होंने कहा सबको साथ लेकर के चलना है। काशी तो डोम राजा की नगरी रही है, हरिश्चंद्र को ज्ञान देने वाले डोम थे। बिल्कुल। और बिल्कुल रामानंद गुरु थे उनके, जो पिछड़े वर्ग से आते थे और कबीर ने उनको गुरु बनाया। तो गुरुओं की जो परंपरा थी, संवेदनशीलता की जो परंपरा थी और सुख दुख में साथ की जो परंपरा थी, वह परंपरा यदि उसका क्षरण हो रहा है तो यह चिंता का विषय होना चाहिए। दिल्ली में बैठे संतोष भारती की चिंता का विषय हो सकता है और हमारा नहीं हो सकता, तो हमें गाली मिलनी चाहिए, गालियां मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो पाठक श्रोता आपके देख रहे होंगे उनको चाहिए कि हमें गाली दें कि हम काशी में बैठे हुए काशी पर नाच करते हैं। मुझे भी गंगा माँ ने बुलाया था। मैं 2 साल बंबई में रहने के बाद, धर्मयुग में काम करने के बाद मैं बनारस चला आया था। और मैं तो अपने को गंगा पुत्र मानता हूँ, गंगा के किनारे पला बढ़ा हूँ। गंगा में स्नान मैंने 8 वर्ष की उम्र से लेकर के और कम से कम 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र तक किया, जब बाहर नहीं गए। तो इस तरह की संवेदना का खत्म होना ये मोदी जी के लिए भी एक विषय हो सकता है। लेकिन अगर मोदी जी तक खबर पहुंचेगी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी का जो तंत्र है, जो उन्होंने विकसित किया है, एक संवेदना शून्य तंत्र नहीं है, संवेदनशील तंत्र है, वह निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगा और देना चाहिए। बिल्कुल रामन जी, वो तो सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में दखल रखते ही हैं, तो उनके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है। पर इसने रंजन जी, मैं आपसे सीधा सवाल आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही संतोष जी पे। इसने जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है? हाँ, नहीं तो आपके यहाँ इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा इसने रंजन जी, इम्पोर्टेंट मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, क्या काशी के पत्रकारों की संवेदनाएं कुछ लोगों के प्रति कमिटमेंट कम हुआ है? क्षमा के साथ ये सवाल आपसे पूछता हूँ। और दूसरा सवाल, क्या बनारस में कोई सिविल सोसाइटी नाम की चीज है भी या नहीं है, या सब पार्टियों के भीतर बट गया है? नहीं, मैं आपकी बात का एकदम स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूँ। बनारस की जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत ही जागरूक है और बनारस की सिविल सोसाइटी पर कभी भी सवाल नहीं उठा आज तक। यहाँ तक कि जब साहित्य का वर्गीकरण भी चल रहा था तब भी बनारस की सिविल सोसाइटी पर कभी भी सवाल नहीं उठा। बनारस एक ऐसा शहर है जिसने वेदांत का दर्शन दिया है। जब शंकराचार्य यहाँ पराजित हुए हैं, कबीर यहाँ रहे, रामानंद यहाँ रहे, तुलसी यहाँ रहे, तैलंग स्वामी यहाँ रहे। यहाँ की सिविल सोसाइटी का जो एक मैं कहूँ कि गुरुमुखी है, सिविल सोसाइटी आज भी उस गुरुमुखी को याद करता है और सिविल सोसाइटी की सोच में या यहाँ के लोगों के जहनियत में
कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि गांधी जी भी कहते थे कि राजनीति एक ऐसी कुंडली है, जब आदमी कहीं भी सोचता है तो घूम फिर करके वहां आकर बैठता है। यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ भी पॉलिटिकल लोग हैं, यहाँ भी पॉलिटिकल थिंकिंग के अलग अलग लोग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं से ये कहीं किसी का विरोध होता है, कहीं किसी का समर्थन होता है। लेकिन आम जो नागरिक है बनारस का, हमारी बात सुनिए, बनारस का जो आम नागरिक है, बनारस के आम नागरिक के जहन में आज भी है, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन बनारस के आम नागरिक के जहन में आज भी है, सेवा है, सौहार्द है, सहयोग है। आपने दुर्गा कुंड के अंदर महाविद्यालय की चर्चा पिछली बार भी किया था, इस बार भी आपने किया है। पिछली बार की चर्चा के बाद मैंने उसमें कुछ अध्ययन कराया और अध्ययन में ये बातें हमको बताई गई कि वहां पर कुछ प्रबंधकीय विवाद है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रबंधकीय विवाद जो है पैदा करा करके और इसी की आड़ में कोई खेल चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह फिलहाल लोकल लेवल पे जो बताया गया और लोकल लेवल पे जो चीजें सामने आई, वहां पर यह था कि प्रबंधकीय विवाद में और कुछ बच्चों के, यहाँ पर यह भी कहा गया कि कुछ बच्चों की शरारत ऐसी थी कि उस शरारत को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए वहां कुछ सख्ती करनी पड़ी थी। लेकिन स्नेह जी, आप एक लीडिंग अखबार के संपादक हैं, आप तक शायद ये खबर और पहुंची होगी, और जिसने मीडिया में स्थान अभी तक नहीं पाया है, कि एक मूक बधिर विद्यालय भी है जो बंद होने के कगार पर है, सिर्फ इसलिए कि उसका अनुदान वर्षों वर्षों से बंद है। और गायत्री दास गुप्ता किसी समय में समाज सेविका थी, बाद में राजनीतिक दलों में चली गई, लेकिन वह विद्यालय भी, मूक एंड बधिर विद्यालय, मूक शहर के बीचों बीच है, लक्सा के पास है, आप जानते होंगे, वह भी बंद होने के कगार पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो बात आपने कही कि ये चेतना तो है, लेकिन जिस तरह से संतोष भारती जी की चेतना जागृत हुई, जेपी के आंदोलन से निकल करके, वहां के उस आंच में तप करके, उस भट्टी में तप करके, और कसौटी पर कसा गया उनको और वो सामने आए, तो उस तरह का कोई व्यक्तित्व तो अब बनारस में रह नहीं गया। ऐसे दो चार व्यक्तित्व भी नहीं है जो आवाहन करें और स्वयं आगे आए, इसकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका बड़ा अनुभव है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जितनी डिग्रीज थी जो पहले निकल चुकी थी, आपको पता है कि पूरे प्रदेश में उनके आधार पर जो नियुक्तियां की गई थी, वो सारी नियुक्तियां फर्जी पाई गई कि उनको हटाना पड़ा। आज भी बनारस में संस्कृत विद्यालय जितने हैं, उनकी दशा और दिशा देख लीजिए आप, वो एक अलग विषय है, अलग विषय है। तो जो चीजें, एक जंग लगी हुई चीज को चमकाना, मोदी जी को 6 साल हुए हैं बनारस में आए हुए, और मोदी जी ने बनारस में, मैंने कहा ना कि वो एक कॉस्मेटिक चेंज करना चाहते हैं, वो ड्रेस्टिक चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो जंग लगी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि बनारस की सड़कें हैं, बनारस की सड़कों पर बहुत बातचीत होती है। बनारस की सड़कें जब बनती हैं तो लोग कहते हैं कि ये मकान गिर रहा है, वो मकान गिर रहा है, उसको दूसरा, बनारस में बिजली के तार थे, सर के ऊपर से झूलते थे, उसको उन्होंने आईपीडीएस योजना के तहत उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करवाने का काम शुरू किया। पता ही चलता है कि इतना पुराना शहर बनारस है, जिसकी महायोजना जो है 2030 में आनी है अभी, लेकिन इतना पुराना शहर है कि एक खोदो तो दूसरी समस्या सर उठा लेती है। जी स्नेह जी, इसी क्रम में मोदी जी के नियत में और मोदी जी के पहल, हाँ बताएं। हो रहा है मेरा ये कहना, और तो इसी क्रम में एक बहुत अहम मुद्दा जो मैंने प्रारंभ में आपसे बात की थी, आप भी उस आंदोलन या अभियान से वैचारिक रूप से और सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। 58 सांसद गंगा तट के हैं, हाँ, और 58 सांसद माननीय मोदी जी की पार्टी के हैं। माननीय मोदी जी गंगा की जब बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर की लंबी दूरी गंगा के 58 में से 4 सांसद उधर के हैं, बंगाल के, वो नहीं है उनके। तो अगर 58 में से 40 सांसदों को भी अभी प्रेरित किया जाए,
देखिए धीरे धीरे परकोलेट करेगा ना, नागरिकों तक आएगा। ये नागरिकों का अभियान बनना है। तो गंगा की बात है, और आपने जो सड़कों की बात कही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भौतिक स्वरूप का कायाकल्प तो हो रहा है, लेकिन मानसिकता बनारस की नहीं बदली है। माननीय मोदी जी की सफलता के पीछे अगर लोगों का सहयोग है तो उसको और खुल करके सामने आना पड़ेगा। गंगा में आज भी जो वर्जित है, हमारे यहाँ कहा गया कि साबुन लगाना, तेल लगाना, और वो उसके लिए संस्कृत के बहुत से श्लोक हैं, उनको उनका वाचन मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो वर्जनाएं वो खुद तोड़ रहे हैं, पशुओं को खुद गंगा में नहला रहे हैं। तो इसलिए इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मशीनरी, मैंने कहा ना कि बनारस में एक कवि हुआ करते थे चकाचक बनारसी, इसके पहले विश्वनाथ मुखर्जी की बात आप कर लीजिए। वो बनारस की लंठई क्या है बनारस की मस्ती है, बस दिन भर का खाना हो गया, शाम को चूल्हा जलना है, उसके बाद उनको कहीं कुछ करना नहीं है। वो साफा पानी लगा करके अपना धर्मशील चतुर्वेदी का वो चतुर्वेदी, हाँ वो अट्टहास, जी सुनाई है। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि पिछले 10 सालों में, संतोष जी, पिछले 10 सालों में बनारस में बहुत सारे बाहरी लोगों का आगमन हुआ है और उनकी बसावट हुई है। उनको मैं घुसपैठिए कहता हूँ। मोदी जी की पार्टी में भी सुनिए, मोदी जी की पार्टी में ये घुसपैठिए गए हैं, और काशी की सांस्कृतिक परंपरा में ये घुसपैठिए घुसे हैं। इनसे सतर्क रहना होगा कि ये हमारी संस्कृति के मूल स्वरूप को न बिगाड़ दें। बनारस है, जो मूल काशी का रेडियस है, मूल काशी के रेडियस के इर्द गिर्द जितनी बसावट है वो बाहरी लोगों की है, जो बनारस को या तो नहीं समझते हैं या कम समझते हैं। तो ऐसे लोग जब बनारस की सिविल सोसाइटी में इंटरमिंगल करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो कहीं न कहीं से गड़मड़ होता है और समझ गड़बड़ होती है। ये विकृतियां कृष्ण रंजन जी, अब मैं आपको रोकता हूं क्योंकि वक्त खत्म हुआ, लेकिन दो चीजों के विषय आपने मुझे दे दिए। एक तो ये कि बनारस में अब तक जितने सांसद हुए उन्होंने क्या किया, एक, और दूसरा ये कि बनारस की संस्कृति में ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये घुसपैठिए, इनकी पहचान जरूरी है, इनकी पोशाक क्या है, इनकी भाषा क्या है, खुद उनकी पार्टी में भी घुस रहे हैं। जी। इसके ऊपर हम अगले हफ्ते बात करेंगे, जब हम आज के दिन हम शाम के 6 बजे आपके सामने होंगे, बनारस के लोगों के सामने, तो हम बातचीत करेंगे। और आज आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी भूमिका राम मोहन जी आपने दी, और हम लोगों ने बातचीत भी बहुत अच्छी की। इसमें भी आपका दर्शन करके उतना ही सुख मिल रहा है जितना बाबा का। आजकल बाबा के मंदिर में जाना मुश्किल हो गया है, तो आपके काशी के लिए चिंतित बाबा को प्रणाम। सबको प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को।